किस तरह की प्रक्रिया जेलों में अपनाई जा रही है कैदियों की शिक्षा के लिए? ट्रायल कैदियों को इसकी अनुमति नहीं होती है, लेकिन हमने स्पेशली अनुमति लेने के बाद में जो है स्टार्ट कर दिया था। तो तकरीबन जब से हम जेल में हैं तब से ही टीचिंग करते आ रहे हैं। इतिहास क्या कहता है, कब से देश में या मध्य प्रदेश में पढ़ाई जो है वो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शुरू हुई? पहले हमने प्रौढ़ शिक्षा के तहत यहाँ पे शिक्षा अभियान शुरू किया। इससे हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले और कई लोग इससे जुड़े और बंदियों ने जो है अक्षर ज्ञान लिया। ये जो प्रेरणा मिली है कहाँ से मिली आपको? पिछले सेमेस्टर की भी हंसी दी थी, इस सेमेस्टर की जेल से प्रेरणा मिली अधिकारियों के मार्गदर्शन में। किस स्तर की शिक्षा जेलों में दी जा रही है? एक बंदी हमारे यहाँ से LLB की परीक्षा दे रहा है, एक MBA की परीक्षा दे रहा है, 2 जो है 3 MA की परीक्षा दे रहे हैं, 3 BCom की परीक्षा दे रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं यहाँ से MBA कर रहा हूँ। ये तो मेरा 3rd सेम है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से MBA करके, क्योंकि मेरी इच्छा थी और आगे पढ़ने की, लेकिन भूलवश ही अपराध हो गया। हमारी ओर से किस तरह के एफर्ट होते हैं? काउंसलिंग के दौरान ही समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साक्षरता के अभाव में उनसे कोई अपराध हो गया, इमोशनली मोटिवेट किया जाता है कि कम से कम पढ़ना लिखना सीखें। एजुकेशन सिस्टम जो सेंट्रल जेल का है, इसे और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपकी कोई प्लानिंग है पास? हम स्किल डेवलपमेंट के कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाएं जो सर्टिफाइड कोर्स हों। सर्टिफाइड कोर्स होने से इनके पास रोजगार के अवसर मिलेंगे और ये बाहर जा कर के अपना अर्न करके अपने परिवार के साथ में अच्छे से बाकी का जीवन जी सकते हैं। शिक्षा किसी भी समाज को आगे बढ़ाने और समाज में रहने वालों की उन्नति के लिए एक कारगर हथियार हो सकती है, लेकिन कई बार समाज में रहने वाले कुछ लोग आवेश या उकसावे या किसी एक कमज़ोर लम्हे में एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जो उन्हें अपराधी बना देता है। जब एक शख्स अपराधी बन जाता है तो उसे जेल जाना पड़ता है और एक लंबा वक्त जेल में गुजारने जैसे हालात बन सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब वो लंबा वक्त जेल में गुजारता है तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होती है जो उसके लिए मददगार बन सकती है। देश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लंबे समय से जेलों में शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज हम आपको एनजे विद ट्रू टॉक के इस खास एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह की प्रक्रिया जेलों में अपनाई जा रही है कैदियों की शिक्षा के लिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इंदौर की सेंट्रल जेल की वो तस्वीरें जिनमें आपको नज़र आएंगे कैदी पढ़ते हुए। आप देख सकते हैं ये सेंट्रल जेल की क्लासरूम है जहां पर कैदी अलग अलग विषयों की पढ़ाई करते हैं। अलग अलग कोर्सेस के लिए ये कैदी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। रोज़ाना इनकी क्लासेस लगती हैं। कोरोना के समय कुछ वक्त के लिए ये क्लासेस रुकी, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। बैरक में कैदियों ने पढ़ाई की। हमारे साथ एक कैदी साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, आप बताएंगे मुझे? जी, विष्णु प्रसाद पिता बद्रीलाल। विष्णु जी, आप किस अपराध में हैं और किस तरह की पढ़ाई करते हैं? हम देख रहे हैं कि आप यहाँ कैदियों को पढ़ा भी रहे हैं। जी जी, एक्चुअली हम जो है 302 के मामले में हत्या के प्रकरण में। और कब से आप पढ़ा रहे हैं कैदियों? क्या पढ़ाई किया आपने? क्या आप बाहर से पढ़ के आए थे या यहीं पर आपने पढ़ाई की? टीचिंग तो हम बाहर से ही करते रहे हैं और अंदर आने के बाद में भी जो है अंडर ट्रायल कैदियों को इसकी अनुमति नहीं होती है, लेकिन हमने स्पेशली अनुमति लेने के बाद में जो है स्टार्ट कर दिया था। तो तकरीबन जब से हम जेल में हैं तब से ही टीचिंग करते आ रहे हैं। तो ये थे विष्णु जी जिन्होंने यहाँ पर रहते हुए पढ़ाई की और कैदियों को पढ़ा रहे हैं। हम कुछ ऐसे कैदियों से भी बात करेंगे जिन्होंने यहाँ पर
कुछ अलग हटके पढ़ाई करने का फैसला लिया। ऐसे ही एक कैदी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका, आप बताएंगे? गोविंद नारायण सिंह। नारायण जी, किस तरह की पढ़ाई आप कर रहे हैं? मैं LLB 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और ये जो प्रेरणा मिली, ये कहाँ से मिली आपको? यहाँ जेल से ही मुझे पिछले सेमेस्टर की भी हंसी दी थी, इस सेमेस्टर की जेल से ही प्रेरणा मिली। अधिकारियों के मार्गदर्शन में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। एक और कैदी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, किस अपराध में आप यहाँ पर आए थे और पढ़ाई करने का विचार कैसे आया? जी, मेरा नाम रवि पिता सोहनलाल यादव है। मैं मर्डर केस में हूँ। अभी वर्तमान में मैं यहाँ से MBA कर रहा हूँ। मेरा 3rd सेम है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से MBA करके, क्योंकि मेरी इच्छा थी और आगे पढ़ने की, लेकिन भूलवश अपराध हो गया और जेल में आना पड़ा मुझे। और MBA में मैंने 2016 में एडमिशन लिया था, यहीं से एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, उसके थ्रू हुआ था। तो आपने देखा कि किस तरह जेल के कैदी हैं जो अलग अलग तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सेंट्रल जेल की अधीक्षक अलका सोनकर मैम है। किस तरह से जेलों में जो शिक्षा कार्यक्रम है वो किस तरह से चल रहा है, और अगर हम छोटा सा एक प्रश्न मेरा शुरुआत का है कि इतिहास क्या कहता है, कब से देश में या मध्य प्रदेश में पढ़ाई जो है वो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शुरू हुई? सर्वप्रथम तो ये है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और संविधान ने सभी को सामान्य मानते हुए शिक्षा का अधिकार दिया है। इसी तारतम्य में देखा गया कि जेलों में जो बंदी हैं उसमें से जब एक आकलन निकाला गया तो अधिकतर ऐसे लोग थे जो कि अशिक्षित थे और जिसके कारण उन्होंने जाने अनजाने में कोई अपराध कर दिया। तो एक ये निकल के आया कि क्यों ना बंदियों के लिए जो है कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उनमें शिक्षा का विकास हो और ये पढ़ना लिखना सीख सके। शुरुआत में भावना ये थी कि कम से कम ये अपना नाम लिखना सीख सके और पढ़ना सीख सके। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमें इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे तो फिर एक ये बहुत पुराने समय से 1980s 90s में ये हुआ कि सभी जेलों में टीचर की नियुक्ति की गई और आज मध्य प्रदेश की जेलों पे जो है टीचर्स की नियुक्ति है, जिन्होंने पहले हमने प्रौढ़ शिक्षा के तहत यहाँ पे शिक्षा अभियान शुरू किया। अक्षर ज्ञान सबसे पहले जो होता है अक्षर ज्ञान कि वो का खा गा लिखना सीखें, अपना नाम लिखना सीखें और इनको एक इमोशनल भावना से जोड़ा गया कि आपका नाम ही यदि आपको लिखना नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे, मतलब आप धरती पे जिस नाम से हैं वो नाम ही नहीं लिख पाएंगे तो क्या। इससे हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले और कई लोग इससे जुड़े और बंदियों ने जो है अक्षर ज्ञान लिया और आज आप देख सकते हैं कि बंदी जो है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। किस स्तर की शिक्षा जेलों में दी जा रही है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, किस तरह का पूरा इसका प्रारूप? जेल में जो है प्राथमिक शिक्षा से लगा करके उच्च शिक्षा तक सभी दी जाती है और पहले ओपन स्कूल के माध्यम से होती थी, अभी भी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रही है। लेकिन इग्नू ने एक बहुत बड़ा प्रयास कदम उठाया और पहले उन्होंने शुरुआत करी तिहाड़ जेल से और वहाँ पर जो है लगभग 1500 बंदियों को तिहाड़ सहित प्रदेश की अन्य जेलों में भी शिक्षा देने का हुआ। 2010 तक ये चला, लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इग्नू का एक कंबाइंड एफर्ट के तहत भारतवर्ष की सभी जेलों में इग्नू के सेंटर बनाए गए जो बंदियों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल की बात करें तो कितने कैदी इस समय यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? वर्तमान में इंदौर सेंट्रल जेल में 252 बंदी जो हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, जिसमें करीब 83 बंदी हैं जो कि 10th और 12th की परीक्षा में बैठ रहे हैं और इसके अलावा जो है इग्नू के 7 सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं उसमें भी अलग अलग बंदी बैठ रहे हैं। एक बंदी हमारे यहाँ से LLB की परीक्षा दे रहा है, एक MBA की परीक्षा दे रहा है, 2 जो है 3 MA की परीक्षा दे रहे हैं, 3 BCom की परीक्षा दे रहे हैं। एक और प्रश्न है मेरा कि पढ़ाता कौन है? कोई नियुक्तियां विशेष तौर पे होती हैं? और जैसा कि आपने बताया कि नियुक्तियां तो हुई थी पहले, लेकिन इन नियुक्तियों के साथ साथ क्या जेल के अधिकारी भी इसमें मददगार होते हैं? क्या कैदियों की भी मदद ली जाती है? लगभग जिन जेलों पे शिक्षकों की नियुक्ति है वहाँ पे वो देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे अधिकारी भी उन्हें पूरा सहयोग करते हैं और हम लोग अपना ये मानते हैं कि जो जिस विषय में उनका रुचि है वो बंदियों को उसमें पढ़ाने की कोशिश हर स्तर के अधिकारी करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें एक बहुत अच्छा बंदियों की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि जो बंदी यहाँ पढ़ लिख जाते हैं, जिन्होंने MA वगैरह पास कर लिया, जैसे कि अभी आपने देखा
तो वो आगे बंदियों को पढ़ाने लिखाने में मदद करते हैं। कुछ प्रोफेशनल कोर्स के कैदियों से हमारी बात हुई, ये कैसे संभव हो पाया? एमबीए को लेकर भी हमने पिछले दिनों स्टोरी की थी, जेल में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, ये सब कैसे? एमबीए की जो है पढ़ाई, चूँकि बंदी जो हमारे यहाँ पे पढ़ते लिखते हैं उनको आगे और उच्च पढ़ाई करने की उनकी लालसा होती है। इसमें जो है हमारे मुख्यालय, हमारे डीजी ने बहुत हम लोगों की मदद करी और ये उनके एफर्ट हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के कि उन्होंने जो है इग्नू के माध्यम से एक ये प्रयास किया गया कि बंदियों को एमबीए जैसी पढ़ाई भी कराई जा सके। एक और चीज़ है कि जब कैदी यहाँ आता है तो कई बार वो डिप्रेशन में होता है, क्योंकि उसे एक लंबा वक्त जेल में गुजारना पड़ता है। तो दो तरह के कैदी होते हैं, सजा याफ्ता कैदी होते हैं और अंडर ट्रायल होते हैं। सभी लोग पढ़ाई कर सकते हैं, और क्या इनको काउंसलिंग के लिए आप लोग तैयार करते हैं, या जो खुद पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाता है? हमारी ओर से किस तरह के एफर्ट होते हैं? सर्वप्रथम जब बंदी जेल में आता है, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या वो कन्विक्ट हो, पहले तो लोग अंडर ट्रायल के रूप में ही जेल में आते हैं। तो हमारा जो काउंसलिंग का सेशन होता है, काउंसलिंग के सेशन में बंदी से पूछा जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या करते थे बाहर। और इसी काउंसलिंग के दौरान ही समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साक्षरता के अभाव में उनसे कोई अपराध हो गया। कई बार तो ऐसा होता है कि उन्होंने अपराध नहीं किया लेकिन उनके साइन हैं, तो उसके कारण भी तो उन्हें पहले तो इमोशनली मोटिवेट किया जाता है कि कम से कम पढ़ना लिखना सीखें। तो पहली जो सीढ़ी है वो अंडर ट्रायल से शुरू होती है, और चाहे अंडर ट्रायल हो या कन्विक्ट हो, वो जिस भी परीक्षा में बैठना चाहता है उसके लिए पूरी हम लोग मदद करते हैं। एक और प्रश्न है मेरा, कितने घंटे पढ़ाई होती है और सिस्टम क्या होता है? क्लासेस में कितनी देर कैदी बैठते हैं, और बैरक में किस तरह की उन्हें सुविधाएं पढ़ने को लेकर दी जाती हैं? जैसा कि हमारे स्कूल का पैटर्न होता है, सेम स्कूल के पैटर्न की तरह ही यहाँ पर नियमित कक्षाएं लगती हैं, और कक्षा के लिए हमारे पास टीचर हैं, वो उसको पढ़ाते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सभी प्रकार की बुक्स होती हैं। इन्हें यदि किसी चीज़ की मदद की आवश्यकता होती है तो जो जिनको जानकारी है उनसे उनको पूरा मदद भी दिलाई जाती है, और ये बैरक में अपनी कॉपी किताब ले जा करके पढ़ भी सकते हैं। पढ़ाई होती है तो परीक्षा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? परीक्षा का सिस्टम क्या होता है? किस तरह से परीक्षाएं होती हैं, यहाँ की प्रक्रिया क्या होती है? और मान लीजिए कोई अपराधी जेल में आया और वो बाहर किसी तरह की कोई पढ़ाई कर रहा है, उसकी परीक्षा बाकी है, इसको लेकर क्या सिस्टम होता है? ये निश्चित रूप से पढ़ाई यदि कर रहे हैं तो जब तक परीक्षा में भाग नहीं लेंगे, जब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ पे भी नियमित रूप से परीक्षाओं का उसी तरीके से आयोजन होता है जैसे बाहर स्कूल्स कॉलेजेस में आप देखते हैं, और पूरी तरीके से जो है इन्विजिलेटर लगाए जाते हैं, ड्यूटियाँ लगती हैं, और 3 घंटे का जो एक परीक्षा का जो सेशन है वो पूरा दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर रहते हैं, बंदी उसको सॉल्व करते हैं, और अभी चूँकि ऑनलाइन हो रहे हैं तो फिर उसके बाद उनके पूरे पेपर को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो बंदी बाहर पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश जेल में आ गए, उनके लिए वो जिस भी तरीके की परीक्षा में वो बैठ रहे थे उसके लिए कोर्ट से अनुमति लेकर के उन्हें परीक्षा दिलाई जाती है। आगे का क्या प्रोग्राम है, आपके क्या प्लानिंग है? एजुकेशन सिस्टम जो सेंट्रल जेल का है, इसे और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपकी कोई प्लानिंग है खास? अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ पे स्कूल का सिस्टम है उसको और अधिक अपग्रेड करने के लिए मेरे दिमाग में जो प्लानिंग है वो ये है कि जैसे हम एमबीए वगैरह की परीक्षा कर रहे हैं, बंदी बैठ रहे हैं, दे रहे हैं, इसके साथ साथ क्यों ना हम स्किल डेवलपमेंट के कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाएं जो सर्टिफाइड कोर्स हों। सर्टिफाइड कोर्स होने से इनके पास रोजगार के अवसर मिलेंगे, और ये बाहर जा कर के अपना अर्न करके अपने परिवार के साथ में अच्छे से बाकी का जीवन जी सकते हैं। तो अब जो स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड हैं उसको कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सेंट्रल जेल की अधीक्षक अलका सोनकर मैम, जिन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम इस वक्त किया जा रहा है वो बेहतरीन है, और कहीं ना कहीं ये पुनर्वास, जो कैदियों के पुनर्वास की जो प्रक्रिया होती है इसमें मददगार होता है, और अब जल्द ही इसमें स्किल डेवलपमेंट जैसी जो नई कोशिशें हैं वो भी शुमार कर ली जाएंगी। ट्रू टॉक विद एनजे के इस खास एपिसोड में मैं नितिन जैन देवेंद्र मालवी के साथ।